हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 में जिन भी स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज की इस क्लास में मेजर 7 में जो आपका टॉपिक्स दिया गया है पढ़ने के लिए, उसी से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आप सबके लिए आए हैं। तो पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन मेजर पेपर 7 से करवा चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, वो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो आज के इस क्लास में हम कुछ और मल्टीपल मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, मेजर पेपर 7 से है। और एक वीडियो आपका और आएगा जिसमें बचा हुआ बाकी सारे टॉपिक जो बच गया है उससे रिलेटेड सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 कल आएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास में अंत में आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, सरल भाषा में इसका अर्थ समझाइए। तो इसमें आपको लिखना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि देश के बीच होने वाली संबंध का अध्ययन करना, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। अब संबंध यहाँ पे लिखा गया, तो संबंध का क्या मतलब है, कौन कौन सा संबंध है वो भी आपको जानना जरूरी है। वो क्या है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, मदद भेजता है या फिर सैन्य समझौता करता है, वीजा नीति बनाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेल प्रतियोगिता करता है, ये सभी क्या है कि ये सभी है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा। तो आधुनिक दुनिया में कोई भी देश अकेले नहीं जी सकता है। तेल, दवाई, तकनीक, शिक्षा, नौकरी, सुरक्षा, हर चीज़ के लिए देश को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी देश अकेले नहीं जी सकता है। एक देश है जिसको दूसरे देश का मदद का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन यह समझने में मदद करता है कि देश कैसे सहयोग करते हैं, मतभेद कैसे पैदा होते हैं और युद्ध क्यों होता है और शांति कैसे बनाई जाती है। तो सरल शब्द में अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध दुनिया के देशों के बीच की दोस्ती और प्रतिस्पर्धा और सहयोग की पूरी व्यवस्था है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से आपको यही समझ में आएगा कि देश के बीचों की संबंध का अध्ययन करना, देश के बीच शांति कैसे बनी रहती है या फिर उसके बीच मतभेद कैसे पैदा होता है, देश एक दूसरे को आपस में सहयोग कैसे करते हैं, यही चीज़ आपको समझ में आता है इंटरनेशनल रिलेशन से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का यही मतलब है। तो इतना आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, यानी यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय का नेचर पूछा है। तो इसमें आपको लिखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति बहुत जटिल और बदलती रहने वाली है, क्योंकि दुनिया में हर देश का अपना हित होता है। किसी देश के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी ज़रूरत हो सकती है, तो किसी देश के लिए व्यापार या फिर किसी देश के लिए तकनीक। तो इस वजह से देश में कभी एक दूसरे के मित्र बनते हैं, इसी वजह से देश कभी एक दूसरे के मित्र बनते हैं और कभी विरोधी बन जाते हैं। तो इसमें अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते हैं, अस्थायी हित होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन कभी व्यापार साझेदार नहीं बनते हैं और कभी विरोध में खड़े होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर आधारित होते हैं और इसे मानव संबंधों की तरह नहीं देखा जा सकता। यह अध्ययन बताता है कि दुनिया बिना एक केंद्रीय सरकार के कैसे चल रही है। तो इतना आपको प्रकृति में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना आपको आंसर लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरा क्या है। तो इसके दायरा के बारे में आपको लिखना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का दायरा आज बहुत बड़ा हो चुका है। तो पहले क्या था कि पहले इसे केवल युद्ध और शांति का अध्ययन माना जाता था, लेकिन आज यह व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, मानवाधिकार, प्रवासन, तकनीक, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को भी शामिल किया जाता है इसमें।
तो पहले क्या था कि पहले के देश के संबंध सैनिक ताकत पर ही आधारित था, सिर्फ सैनिक ताकत पर आधारित था, लेकिन अब आर्थिक और वैज्ञानिक ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुका है। तो कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, तेल की कीमत, डॉलर की मजबूती, वैश्विक व्यापार, हर घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा विषय है जो दुनिया के हर मुद्दे को जोड़कर समझने में मदद करता है। तो आपको इससे यही समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो दायरा है आज बहुत बड़ा हो चुका है। पहले क्या था कि युद्ध और शांति का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन आज व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवादी, मानवाधिकार, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा ही आजकल बढ़ चुका है। तो इतना आंसर आपको इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इतना आंसर लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली का उदय समझाइए। तो इसमें उदय के बारे में आपको लिखना है। तो प्राचीन काल में दुनिया बड़े साम्राज्यों से बनी थी, जहाँ सीमाएं तय नहीं होती थी और सत्ता अक्सर युद्ध के माध्यम से बदलते रहता था। लेकिन 16वीं से 17वीं सदी में यूरोप में कई राजनीतिक बदलाव हुए, जिससे क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य यानी नेशन स्टेट की अवधारणा पैदा हुई। जब राज्य का मतलब स्पष्ट सीमाएं, स्थायी सेना, कर व्यवस्था और जनता की पहचान के लिए राष्ट्रीय ध्वज और संविधान से होने लगी। लोग राजा के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए जीने लगे, राष्ट्र के लिए रहने लगे। तो इसी प्रणाली ने आज की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को आकार दिया, जहां हर देश एक स्वतंत्र इकाई है। इसी से आधुनिक इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का जन्म हुआ था। तो इसी से क्या हुआ कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राज्य का उदय हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इतना ही आंसर लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है कि पोस्ट वेस्टफेलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है कि 1648 में पोस्ट वेस्टफेलिया संधि के बाद दुनिया में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो इसी संधि ने यह सिद्धांत दिया कि हर देश स्वतंत्र है, उसका सीमा में अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसकी सीमा में अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हर देश क्या है, हर देश स्वतंत्र है। तो अब देशों के पास अपना अपना सरकार था, अपनी अपनी सेना थी और अपना अपना नियम बनाने का अधिकार भी था। तो इस व्यवस्था ने राष्ट्र की संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरनिटी को जन्म दिया। तो यही व्यवस्था क्या हुआ कि सोवरनिटी को जन्म देता है। आज जो हम नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल फ्लैग और सॉवरेन नेशन जैसे शब्द उपयोग करते हैं, वे इसी व्यवस्था की देन है। तो इसी व्यवस्था का देन है ये सब कुछ। तो पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर ने देशों को एक समान दर्जा दिया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की नींव रखी। तो पोस्ट वेस्टफेलियन का यही मतलब है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। इसमें यहाँ पे इंग्लिश में जितना भी शब्द लिखा हुआ है, अगर आपको इसका हिंदी नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च करके इसका हिंदी भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल है आपका आइडियलिज्म से रिलेटेड है, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद को समझाइए। आदर्शवाद को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद मानता है कि दुनिया लड़ाई, हथियार और हिंसा से नहीं बल्कि सहयोग, सम्मान, न्याय और मानवता से चल सकती है। ये जो विचार है प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आया, जब लोगों ने युद्ध की तबाही और दुख देखा। ये जो विचार है कि हथियार से नहीं बल्कि सहयोग, सम्मान, संवाद करके या फिर न्याय और मानवता से भी दुनिया चल सकता है। तो ये जो विचार आया, ये आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आया। तो जब लोग युद्ध और तबाही देख चुके थे, उसके बाद जाके लोगों के मन में ये विचार आया। तो आइडियलिज्म कहता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध रोकना, शांति स्थापना करने और सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आइडियलिज्म मानता है कि मनुष्य मूल रूप से अच्छा है। यदि शिक्षा, विश्वास और नैतिकता पर जोर दिया जाए तो देशों के बीच टकराव कम हो सकता है। इस सोच का उद्देश्य युद्ध के बजाय शांति पर आधारित विश्व व्यवस्था माना जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इतना आंसर लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है क्लासिकल रियलिज्म से रिलेटेड है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शास्त्रीय यथार्थवाद समझाइए। तो शास्त्रीय यथार्थवाद का यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति और स्वास्थ्य पर आधारित है। तो क्लासिकल रियलिज्म ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति किस पे आधारित है, तो वो स्वार्थ पर आधारित है। देश हमेशा अपनी सुरक्षा और हितों को पहले रखते हैं। युद्ध, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संघर्षमय रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई देश किसी का अस्थायी मित्र नहीं होता, वह केवल तभी संबंध बढ़ाता है जब उसे लाभ मिलता है। होबस और मैकियावेली जैसे विचारकों ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और यही स्वार्थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिखाई देता है। यही स्वार्थ क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई देता है। इसीलिए क्लासिकल रियलिज्म का ध्यान शक्ति, सेना, सुरक्षा और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित रहता है। तो क्लासिकल रियलिज्म का ये मतलब है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इतना आंसर लिखना है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इतना आंसर लिखना है यहाँ पे। अभी आपका अगला सवाल है न्यू रियलिज्म से रिलेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवाद को समझाइए। तो नव यथार्थवाद का ये मानना है कि संघर्ष का कारण मनुष्य की खराब सोच नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना है, जहाँ किसी विश्व सरकार का नियंत्रण नहीं है। हर देश को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इसी कारण सभी देश हथियार बनाते हैं, गठबंधन करते हैं और शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। तो न्यू रियलिज्म का मानना है कि यह व्यवस्था देशों को प्रतियोगिता के लिए मजबूर करती है, आपस में लड़ने के लिए, प्रतियोगिता करने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए तनाव, अविश्वास और शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सहयोग से ज़्यादा शक्ति पर टिका हुआ है। तो न्यू रियलिज्म का ये मतलब था आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इतना आंसर लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी अगला सवाल है आपका। अगला कुछ और भी सवाल है जो कि अगले टॉपिक से है, जैसे कि वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे बदल दिया। तो वैश्वीकरण ने, एक मिनट, तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा और सोच दोनों को बदल दिया। वैश्वीकरण क्या करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दिशा और सोच दोनों को बदल देता है। पहले दुनिया सीमाओं में बटी हुई थी, लेकिन अब क्या है कि अब एक देश दूसरे देश के मामलों में कम हस्तक्षेप करता था। पहले ऐसे ही होता था कि पहले दुनिया सीमाओं में बटी हुई थी और एक देश दूसरे देश के मामलों में कम हस्तक्षेप करता था, लेकिन वैश्वीकरण ने देशों को आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। अब क्या होता है कि आज किसी देश की अर्थव्यवस्था केवल उसके आंतरिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्विक बाजार पर भी आधारित होती है। जैसे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर तेज संचार संसाधनों ने देश के बीच दूरी कमी कर दी है। एक देश में युद्ध, बीमारी या आर्थिक गिरावट का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। इसीलिए वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अगले टॉपिक था। अब कुछ और नेक्स्ट टॉपिक से था, इसीलिए यहाँ पर सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला सवाल। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सहयोग के पुल की तरह काम करते हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति, मानवाधिकार और संघर्ष समाधान के लिए प्रयास करता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य
संगठन यानी WHO। WHO स्वास्थ्य सेवाओं और महामारी नियंत्रण में मदद करता है। इसी तरह IMF और वर्ल्ड बैंक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये संगठन एक ऐसा मंच देते हैं जहां देश अपने विवादों को बातचीत और समझौता के जरिए हल कर सकता है। इन संस्थाओं ने यह सोच मजबूत की है कि दुनिया में शांति और विकास केवल किसी एक देश की नीति से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से संभव है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्ध को कम करने, गरीबी हटाने और शिक्षा फैलाने और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, इन सब का भी बहुत ज़्यादा योगदान है देश को शांति और शिक्षा फैलाने में, देश में गरीबी हटाने में बहुत ही ज़्यादा इन सब का हेल्प रहा है। तो ये आपको ये सब याद रखना है। तो इतना आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कॉलोनियलिज्म से। ये भी मेजर पेपर 7 का ही है। तो इस कॉलोनियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद ने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे प्रभावित किया। तो इसमें आपको लिखना है, एक मिनट, इसमें आपको लिखना है उपनिवेशवाद वह समय था जब यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति और संतुलित पैदा कर चुका था, क्योंकि कुछ देश बहुत शक्तिशाली बन गए थे और कुछ देश कमजोर ही रह गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन, युद्ध और संघर्ष इसी दबाव के परिणाम थे। उपनिवेशों के शोषण ने विश्व व्यापार को प्रभावित किया और देशों के बीच अविश्वास की स्थिति पैदा कर चुका था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद तीसरी दुनिया के देशों का उभरना भी उपनिवेशवाद का परिणाम था। इसीलिए कॉलोनियल सिस्टम ने विश्व राजनीति में नए देश, नई चुनौतियां और नई संतुलन पैदा किया। आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों एवं आर्थिक अंतराल की जड़ें उपनिवेशवादी इतिहास में मिलती है। तो उपनिवेशवाद में आपको ये लिखना है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा हो। अभी चौथा है आपका संप्रभुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी की अवधारणा क्या है और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्यों महत्वपूर्ण है। तो संप्रभुता का अर्थ है कि एक देश अपने कानून, अपनी नीति और अपने फैसले स्वयं लेने का अधिकार रखती है। तो संप्रभुता का क्या मतलब है। तो संप्रभुता का मतलब है कि एक देश है जो कि अपना कानून, अपना नीति और अपने फैसले खुद लेती है, ये अधिकार उसके पास है। तो इसी को हम बोलते हैं संप्रभुता, और किसी अन्य राष्ट्र को उसके आंतरिक मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं देती है। यह अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य की पहचान है। संप्रभुता देशों को वैश्विक मंच पर सम्मान और स्वतंत्रता देती है। यदि संप्रभुता नहीं होती तो दुनिया में छोटी और बड़ी शक्तियों का संतुलन बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता। यह सिद्धांत देशों को सम्मान, दर्जा और सुरक्षा की भावना देती है। यद्यपि आज वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संप्रभुता को कुछ हद तक प्रभावित किया है, फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधारशिला है। तो ये मतलब था आपका संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का ये मतलब था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इतना आंसर लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म और आदर्शवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो इन दोनों के बीच अंतर है कि यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति सेना और राष्ट्रीय हित पर आधारित है। इसमें सहयोग तभी संभव माना जाता है जब उससे अपना लाभ हो। यथार्थवाद कहता है कि हर देश अपनी सुरक्षा और हितों के लिए रक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो अगर हम बात करें आदर्शवाद की, तो आदर्शवाद का विश्वास है, इसका मानना है कि दुनिया संवाद, समझदारी, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से शांति बना सकती है। यह युद्ध को अंतिम विकल्प मानता है और शिक्षा, मानवता तथा सहयोग पर भरोसा करता है। अगर हम संक्षेप में बोले तो यथार्थवाद शक्ति
आधारित राजनीति को महत्व देता है, जबकि आदर्शवाद क्या करता है कि शक्ति और नैतिकता या फिर क्या बोलते हैं शांति से संवाद करके अपने मामला को सुलझा सके, इसी को हम बोलते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद नीति जो इसमें शांति से आप सुलझा सकते हैं अपने देश के मामला को। तो ये था आपका यथार्थवाद और आदर्शवाद का मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इतना लिखना है आंसर। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, तो काफ़ी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मेजर पेपर 7 से, पार्ट 1 में भी करवा चुके हैं, ये क्लास पार्ट 2 है, तो काफ़ी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं मेजर 7 से। अब कुछ टॉपिक और बच गया है जिसका क्वेश्चन हम अगले क्लास में पार्ट 3 में करवाएंगे, तो एग्ज़ाम से पहले ही हम आप सबका करवा देंगे। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे और दिया गया है, इसमें जितना क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम लिख करके ला नहीं पाए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपको करना क्या है कि गूगल पे जा कर के ये सारे क्वेश्चन को सर्च करके इन सब का आंसर लिख लेना है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा जितना क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल से जाकर इसका आंसर कॉपी में लिख लेना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप कि आज का क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ और क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका पार्ट 3 में रहने वाला है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं।